जय 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 भीम, जय 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 भीम। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमः बुधाय करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल व युवादी रिफॉर्मिस्ट यूथ एसोसिएशन वर्धा को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आज मुझे यहां बुलाया, आप सबसे बातचीत करने का मौका दिया। आप सभी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की शुभकामनाएं। ये दिन हमारे सबके जीवन का बेहद खास दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है हमारे गौरवशाली इतिहास का। यह दिन हमें याद दिलाता है हम लोग लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा पैदा की है कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, हमें झुका नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती। बेशक से आज की सत्ता हमें निस्तानाबूद करने के लिए फिर से वही याद दिला रही हो। ऐसा लगता है जैसे फिर से वही भीमा कोरेगांव युद्ध की शुरुआत हो रही है। एक तरफ जो 3500 साल की गुलामी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे खो दिए, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को खो दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर न केवल 3500 साल की हमारी गुलामी को तोड़ा, बल्कि हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर, सरकारी नौकरियों के रास्ते खोलकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। लेकिन आज इस सरकारों ने मिलकर एक षड्यंत्र करके हमारी शिक्षा महंगा करके शिक्षा को पूरी तरह छीन लिया है। देश के सारे सरकारी संस्थानों को बेचकर हमारी नौकरियों में आने के रास्ते को बंद कर दिया है। शिक्षा से और नौकरी से ही हम आगे बढ़े थे। जब शिक्षा नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, तो हमारी स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर मुझे ज्योतिबा फूले जी की वो बात याद आती है, शिक्षा बिना ज्ञान बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया, धन के अभाव में हम गरीब और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान हुआ ये अविद्या की वजह से हुआ। तो फिर से वही स्थिति वापस आने वाली है। ऐसा लगता है जैसे गुलामी फिर से वापस हमारी तरफ बढ़ रही हो। ऐसा लगता है जो ये सरकारें एक साजिश के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहती हो। उसी के ऊपर मुझे याद आता है, लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फिर से हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं। वो आह्वान कर रहे हैं। क्या आह्वान कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? क्या आह्वान कर रहे हैं हमसे, वो मैं आपको 2 लाइन गा के आपको सुनाना चाहता हूं। और मेरे नौजवानों, ए 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 मेरे नौजवानों, एहसान तुम पे मेरा, एहसान तुम पे मेरा, ए मेरे नौजवानों, 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 एहसान तुम पे मेरा, ए मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, एहसान तुम पे मेरा, ए मेरे नौजवानों।
यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें कह रहे हैं, क्या तुम फिर से समाज के इन बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? अगर आप इन बच्चों को गुलाम नहीं देखना चाहते तो जंग का ऐलान करो। ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे और पत्नी को खोया है। हम अपने इन बच्चों को खोना नहीं चाहते। इन बच्चों के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन सरकारों ने एक साजिश के तहत न केवल हमारी शिक्षा को छीनने का इंतजाम कर दिया है, न केवल हमारी नौकरियों को छीनने का इंतजाम कर दिया है, बल्कि ईवीएम के माध्यम से जब पूरे देश की जनता इस सरकार को निस्तेनाबूद करनी चाहती है, तो ईवीएम के माध्यम से ये फिर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। आप जानते हो 62% जनता तो वैसे ही इनके खिलाफ है, लेकिन जो 38% के करीब जो इनको वोट मिला है, वो भी पूरा 38% इनको नहीं मिला। उसमें ईवीएम का सहयोग है। अभी आपने देखा हो, एक वीडियो आ रही थी, एक वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे डाली हुई थी, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि वो केले के ऊपर वोट डालते हैं तो पिक्चर के अंदर केला दिखता है जब लाइट जलती है, फिर दोबारा से केले पे वोट डालते हैं, फिर से लाइट जलती है और केला नजर आता है। लेकिन वो उस बॉक्स को खोलकर फिर दिखाता है कि वो पर्चियां गई कहां, उस पर्ची पे कौन सा चिन्ह है, तो उसमें दिखता है पहला वोट केले पर डाला, केले पे दिखाया, दूसरा वोट भी केले पर गया, लेकिन पर्ची के अंदर एप्पल है, सेब है। यानी कि किस हद तक ये चुनाव के अंदर धांधली करते हैं। ये ना केवल सारे देश का मीडिया इनके साथ हो गया है, सारे देश का कॉरपोरेट इनके साथ हो गया है, सारे देश का माफिया इनके साथ हो गया है, बल्कि सारे देश का जो सरकारी तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलता है, वो भी इनके साथ हो गया है। ऐसे में ईवीएम के रहते इनको हराना आसान नहीं होगा। इसलिए ईवीएम के खिलाफ बैलेट से चुनाव हो, इसके लिए बड़ा आंदोलन की तैयारी करनी होगी। पूरे देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करो। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम दोबारा से गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। आपने हमारी शिक्षा महंगा करके षड्यंत्र के तहत छीन लिया है। आपने देश के सारे संसाधनों को बेचकर हमारी नौकरियों को छीन लिया है। आप लोग सवाल पूछने से डरते हैं। आज की सरकारें नहीं चाहती कि हमारे लोग सवाल करें, सत्ता से सवाल करें, और वो जानते हैं सवाल करने की ताकत पढ़ने से आई है, ज्ञान से आई है। इसलिए अगर आप वो सरकारें चाहती है कि ये सवाल ना करें, इसलिए वो हमारे बच्चों से शिक्षा को छीन रहे हैं। क्या इस षड्यंत्र को आप कामयाब होने दोगे? अभी प्रीतम जी ने पूरा डिटेल में समझाया किस तरह भीमे कोरे गांव के अंदर की युद्ध के अंदर 28,000 की पेशवा सेना को 500 के हमारे महार वीरों ने निस्तेनाबूद कर दिया। तो हम लोग इतने कमजोर नहीं है संख्या के अंदर, अब तो उनसे कितने गुना ज्यादा है। बिहार की सरकार ने जो जाति की गणना करवाई, जो आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं, उससे स्पष्ट हो गया है देश के सारे संसाधनों पर लगभग 90% के ऊपर इन 10% लोगों का कब्जा है। ये स्वर्ण लोग केवल 12% हैं। 12% लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पे कब्जा कर चुके हैं। देश के सारे 90% व्यापार पे कब्जा कर चुके हैं। देश के 90% प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जहां अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, ये जो जल जंगल जमीन है, खेती की जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? अगर मां के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ तो उसके अंदर हमारा और आपका हिस्सा कहां है? उसमें बहुजन समाज का हिस्सा कहां है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और इस लड़ाई को जीतने के पहले ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। मैं इस इंडिया गठबंधन से भी कहना चाहता हूं, इस इंडिया गठबंधन के अंदर अभी 28 पार्टियां हैं, और पार्टी भी शामिल हो जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप जीतोगे कैसे इस इंडिया गठबंधन को ईवीएम के खिलाफ? अभी तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि वो जो वोट डलती है मशीन के द्वारा, और जिस बॉक्स के अंदर वो लाइट जलती है जिसमें दिखता है वो चिन्ह जिस पे आप वोट डाल रहे हो, हमने ये मांग की है, इंडिया गठबंधन ने भी ये मांग की है कि वो पर्ची वोटर को मिलनी चाहिए, अंदर ना गिरे, बल्कि वोटर को मिले। वोटर उस पर्ची को देख के तसल्ली कर ले कि ये पर्ची वही है जिसमें मैंने वोट डाली है, और वहीं पे एक बैलेट बॉक्स हो, उस बॉक्स के अंदर वो पर्ची डाली जाए। ईवीएम की गिनती के बाद उन सारी पर्चियों की भी गिनती की जाए, उसका मिलान किया जाए। उसके बाद
उसके बाद चुनाव का रिजल्ट घोषित होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग मांग करते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को नहीं मानती और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन डली है, अगर वहां से भी कोई निर्णय नहीं आता तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये सारी ताकतें मिलकर जनता के खिलाफ ईवीएम से उस सत्ताधारी पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे बच्चों से शिक्षा को पूरी तरह छीनने का इंतजाम कर दिया है। उन्हें यूनिवर्सिटी को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा खर्चा बच्चों को उठाना पड़ेगा, पूरा खर्चा 100%। बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा बच्चों के पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा। और सी ग्रेड यूनिवर्सिटी जो एकदम थर्ड क्लास होंगी उसके अंदर भी 25% खर्चा बच्चों को उठाना पड़ेगा। यानी कि लाखों रुपए का खर्चा चाहिए। अभी अगर आप जो बच्चे आपके इंजीनियरिंग कर रहे हैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, आप उनकी फीस का चार्ट देख लीजिए। 2.5 लाख तो 1 साल की फीस है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, किताबों का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है, बाकी सारे खर्चे अलग हैं। 1 साल में कम से कम 3.5 लाख रुपया चाहिए। 4 साल का कोर्स है, कम से कम 14 से 15 लाख रुपया चाहिए। और अगर आपका बच्चा एनएलयू के लिए क्वालिफाई कर जाता है, एलएलबी के लिए 5 साल का कोर्स 12वीं के बाद, तो उसकी फीस 2.5 लाख। उसी तरह उसका खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो 5 साल की डिग्री लॉ की करने के लिए कम से कम 20 लाख के करीब रुपया चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बच्चे ये 15 लाख 20 लाख का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पहली बात तो एडमिशन के लिए कोचिंग चाहिए। कोचिंग में 2-3 लाख रुपया कम से कम खर्च होता है। 2-3 लाख खर्च करके कोचिंग करके अगर क्वालिफाई कर भी ले बच्चा, उसके बाद इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, आईआईएम में, और आईआईएम की तो फीस 2 साल का एमबीए करने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे लोग खर्चा उठा सकते हैं? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, एमबीए में, तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज का खर्चा सरकारी कॉलेज में पढ़ने का भी इतना ज्यादा है कि उसके लिए लाखों रुपया चाहिए। और हमारे समाज के 99%, एससी एसटी के 99% लोग, ओबीसी के अति पिछड़े वर्ग के 99% लोग, माइनॉरिटी के 95% लोग, उनके अगर पूरे परिवार की इनकम को जोड़ लिया जाए तो पूरे परिवार की इनकम 1 महीने की 3,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच है। पूरे इंडिया का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। तो जिनके पूरे परिवार की इनकम 99% लोगों की 3,000 से 20,000 रुपए महीना के बीच हो, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे पेरेंट जिनके पूरे परिवार का इनकम 3,000 से 20,000 रुपए महीना के बीच है, क्या वो अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके पढ़ा सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब स्पष्ट है, ये सरकारें नहीं चाहती कि कोई इनसे सवाल करे। क्योंकि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के आशीर्वाद से, उनके दिए हुए पढ़ने के अधिकार से, उनके दिए हुए रिजर्वेशन से गरीबों के बच्चे जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, आईएएस आईपीएस बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे और सत्ता से सवाल पूछने लगे। तो इनके पेट में दर्द हो गया, इनके पेट में दर्द हो गया क्योंकि वो काम के बदले में पैसे मांगने लगे। उनके पेट में दर्द हो गया। जो लोग 15-15 घंटे उनके खेत में काम करते थे, काम के बदले में बचा हुआ खाना मिलता था, पैसे नहीं मांगते थे, आज वो काम के बदले में पैसे मांगने लगे हैं। आज वो सत्ता से सवाल करने लगे हैं। आज वो बड़े बड़े ऑफिसर बन के बगल में बैठने लगे, सर पे बैठने लगे हैं। आपने सुना होगा एक बीजेपी की एमएलए उत्तर प्रदेश की पिछले चुनाव में वो कह रही थी कि पैर की जूती सर पे आ गई। यानी हम लोगों को वो पैर की जूती समझते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को वो पैर की जूती समझते हैं। वो सवाल करें ये उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इनके पास जो बोलने की ताकत आई है ये पढ़ने की वजह से और नौकरियों की वजह से आई है। तो इनके पढ़ने की और नौकरी दोनों के रास्ते बंद करने का इंतजाम इन सरकारों ने कर दिया है। लेकिन जब ये इंतजाम किया जा रहा था, जब शिक्षा को महंगा किया जा रहा था, जब सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त भी तो हमारे सांसद थे, उस वक्त भी तो हमारे विधायक थे, उस वक्त भी तो हमारे मंत्री थे। लेकिन हमारे मंत्री, सांसद, विधायक विधानसभाओं में और संसद के अंदर गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। उन सब लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ गद्दारी की। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ धोखा किया।
अगर वो उस वक्त खड़े होकर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते, अगर एससी एसटी ओबीसी के सारे सांसद विधायक रिजाइन कर देते कि हम सरकारी संस्थानों को बिकने नहीं देंगे, हम सरकारी शिक्षा को इतना महंगा नहीं होने देंगे, तो शायद सरकारें झुक जाती। लेकिन वो हमारे सांसद विधायक ये भूल गए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आपको विधायक सांसद मंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने 5 में से 4 बच्चों को खोया है, जवान पत्नी को खोया है, अपना पूरा जीवन जलाया है, तब कहीं जाकर तुम्हारे एमपी एमएलए बनने का रास्ता खोला, तुम्हारा जज इंजीनियर कलेक्टर साइंटिस्ट प्रोफेसर बनने का रास्ता खोला। लेकिन तुम सब गद्दार निकले, तुम्हारे ही सामने सब कुछ छिन गया। उस वक्त बोलना चाहिए था। यही सवाल मेरे सामने भी था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पे आगे बढ़ के इस मूवमेंट को चलाइए या मंत्री रहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए था मुझे लगा कि मेरे ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कर्ज है, मुझे वो कर्ज चुकाना है। मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाना है, जो उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर कहा था। इस कारवा को बड़े मुश्किल से बड़े मुसीबतों के बाद यहां तक लेकर आया हूं। ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कारवा को आगे लेकर जाना, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम इस कारवा को यहीं रोक कर रखना, इसको पीछे मत जाने देना। लेकिन हमारे इतने सारे जज इंजीनियर कलेक्टर साइंटिस्ट प्रोफेसर होते हुए, इतने सारे ब्यूरोक्रेट होते हुए, इतने सारे एमपी एमएलए मंत्री होते हुए वो कारवा पीछे जा रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने गद्दारी की है, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की काबिल संतान नहीं है। अगर हम काबिल संतान होते तो इस कारवा को आगे बढ़ाते। तो मैंने तो संकल्प किया है, अपना पूरा जीवन लगाकर भी मैं इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, चाहे मंत्री रहे ना रहे, एमएलए रहे ना रहे, एमपी रहे ना रहे, लेकिन अपने समाज के बच्चों को दोबारा से हम गुलाम बनने नहीं देंगे। इसी के लिए मैं पूरे देश के अंदर जाकर अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूं, और मैं आह्वान कर रहा हूं ईवीएम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी करो। लेकिन ये आंदोलन, ध्यान रखना, अब लड़ाई ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये बुद्धि और विवेक से लड़नी होगी, बाबा साहेब की दी हुई कलम से लड़नी होगी। हम इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम अहिंसा में भरोसा करते हैं, हिंसा में भरोसा नहीं करते। लेकिन कोई जैसा अभी बोल रहे थे प्रीतम जी, एक गाल पे मार दिया तो दूसरा आगे कर दो, हम दूसरा आगे नहीं करेंगे, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। हम लोग थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। ईवीएम को बैन कराएंगे, या वो पर्चियां हमें मिले वोटर को, और वोटर उसको बैलेट बॉक्स में डाले। ईवीएम की गिनती के बाद उन पर्चियों की भी बराबर गिनती हो, 100% गिनती हो, तब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए हम लोग बड़े लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के अंदर, जो लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं वर्धा के अंदर वो भी, और जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी, वो इस लड़ाई की तैयारी कीजिए। संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, उधर संसद के सामने भी लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और आप सब लोग इसी तरह मजबूती के साथ खड़े हो जाइए, झुकने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद समता सैनी दल का वर्दीधारी सिपाही रहा हूं। जब ये परेड निकल रही थी, मुझे अपने वो 30-35 साल पुराना वो समय याद आ रहा था, जब हम लोग कदम ताल करते हुए आगे आगे चला करते थे। उस वक्त हमने आंदोलन छेड़ा था 26 अलीपुर रोड, जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। वो जिंदल के पास था, ये कोठी थी जिंदल के पास। हमने उसे वापस लेकर, सरकार उसको बाबा साहब के नाम पे स्मारक घोषित करे, इसका आंदोलन किया। उसी तरह वर्दी पहनकर मुझे वो दिन याद आ गए, और मैं बड़े गर्व के साथ आपको शेयर कर रहा हूं। उसी लड़ाई का नतीजा था कि जिंदल ने हमारे खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाला। उस हाईकोर्ट में एक वकील के तौर पे भी ये केस मैंने खुद लड़ा। और समता सैनी के दूसरे जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने और मैंने, दोनों ने वकील के तौर पर इसे हाईकोर्ट के अंदर लड़ा, और रोड पे भी लड़ा, और सरकार को झुकाकर उसको राष्ट्रीय स्मारक आज बनाकर जनता को सौंप दिया। तो हम लोग लड़ना भी जानते हैं, जीतना भी जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून हमारी रगों में बहता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, और नववर्ष की भी शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।